बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पार्क लर्निंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 काइंड मैट्रिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा जो लेक्चर है इसमें हम आपकी बुक एक्सरसाइज के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। चलें तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Question number 1 है, in a park children are enjoying a ride on Ferris wheel as shown. What kind of motion the big wheel has and what kind of motion the riders have? क्वेश्चन को पहले आप समझें कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज बताई गई है और क्या चीज आपसे पूछी गई है। एक पार्क का बताया गया कि एक पार्क में फेरिस व्हील का बताया गया कि एक पार्क में बच्चे जो है वो फेरिस व्हील वाला झूला ले रहे हैं और व्हाट काइंड ऑफ मोशन द बिग व्हील हैज। वो जो फेरिस व्हील है उसका जो बिग व्हील है उसकी क्या मोशन है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन, यानी काइंड ऑफ मोशन आपने बतानी है कि वो जो बिग व्हील है उसकी कौन किस टाइप की मोशन है उसकी। और व्हाट काइंड ऑफ मोशन द राइडर्स हैव, और जो राइडर्स हैं यानी वो चिल्ड्रन जो फेरिस व्हील वाला झूला ले रहे हैं उनको राइडर्स कहा जा रहा है यहाँ पे, कि उन राइडर्स की किस काइंड की मोशन होगी। यहाँ पे आपसे काइंड ऑफ मोशन पूछी गई है। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी तो उसमें आपको हर टाइप के साथ एग्जाम्पल साथ दी गई थी। तो इस तरह आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी, कि आपको कोई भी एग्जाम्पल दी जाए, जैसे यहाँ पे फेरिस व्हील का बताया गया है तो इस तरह की और भी कोई भी एग्जाम्पल दी जाए और आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ मोशन है, यानी कौन सी काइंड ऑफ मोशन है। जैसे यहाँ पे आपसे दो चीजों का पूछा गया है, एक बिग व्हील का, दूसरा राइडर्स का, कि बिग व्हील की क्या मोशन है और राइडर्स की क्या मोशन है। इसको आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर और इसका आंसर क्या होगा, इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मोशन ऑफ बिग व्हील, कि बिग व्हील की क्या मोशन है। The big wheel rotates about its axis, so the motion of the big wheel is rotatory motion, also called rotational motion. यानी बिग व्हील जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा होता है, यानी वो जो बिग व्हील है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, तो इसलिए उस बिग व्हील की मोशन कौन सी है, रोटेटरी मोशन, जिसको हम रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे ये आपने सही लिखना है कि ये किस टाइप काइंड की मोशन है, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मोशन ऑफ बिग व्हील कौन सी मोशन है, रोटेटरी मोशन। आगे है मोशन ऑफ राइडर्स, दे मूव इन अ सर्कल अराउंड द व्हील सेंटर, सो द मोशन ऑफ द चिल्ड्रन इज सर्कुलर मोशन। यानी वो जो बच्चे हैं जो कि मूव कर रहे हैं सर्कल में, वो क्या कर रहे हैं कि वो जो व्हील है उसके सेंटर के अराउंड सर्कल में मूव कर रहे हैं, रोटेट नहीं कर रहे हैं, सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो उनकी मोशन क्या होगी, सर्कुलर मोशन। जस्ट आपने ये लिख देना है कि मोशन ऑफ बिग व्हील किस काइंड की मोशन है और मोशन ऑफ राइडर्स जो है वो कौन सी काइंड ऑफ मोशन है। ये आपने बताना था इस पहले क्वेश्चन में कि काइंड ऑफ मोशन फेरिस व्हील का बताया गया था आपको, और आपने ये बताना था कि वो जो बिग व्हील है उसकी क्या मोशन है और राइडर्स जो है उनकी क्या मोशन है। जस्ट आपने ये लिखना था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A boy moves for some time. Give two situations in which his displacement is zero but covered distance is not zero. आपको पहले बताया गया कि एक बॉय है जो मूव कर रहा है कुछ टाइम के लिए, यानी उसने कुछ मूव किया, ठीक है, यहाँ पे इसका ये मतलब है। आपने दो सिचुएशंस बतानी है जिसमें उस बॉय का डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो, यानी आपने ऐसी टू सिचुएशंस बतानी है जिसमें उस बॉय का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं समझे हुए तो पीछे इसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, पहले आप इनको अच्छे से समझें तब आप इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में ये फर्क होता है। डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ होता है, यानी जो हम रास्ता या फासला जो है कहीं पे एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, और वो जो फासला हम तय करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये शॉर्ट पाथ होता है जो हम शॉर्टकट लेते हैं। और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर एक किसी भी बॉडी ने मूव किया है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो मूव किया है ना कुछ तो डिस्टेंस जो है वो उसने ट्रेवल किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है। इसके आगे हम रीजन पढ़ेंगे सिचुएशन में तो आपको समझ आ जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है। और इस क्वेश्चन में आपने यही बताने हैं कि दो सिचुएशंस बतानी है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो। देयर आर टू सिचुएशंस। फर्स्ट सिचुएशन, पहले आप फर्स्ट सिचुएशन की हेडिंग देंगे
और बताएंगे कि फर्स्ट सिचुएशन कौन सी हो सकती है जिसमें उस बॉय का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। वॉकिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक एंड कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी अगर वो बॉय एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है यानी सर्कल में, और वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाता है, यानी जहां से उसने मूव किया उसने एक सर्कल में मूव किया, ठीक है, और फिर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया। तो इसकी जो सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन में उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। पहले आप ये लिखेंगे फर्स्ट सिचुएशन की हेडिंग देके कि वॉकिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक एंड कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर आप एग्जांपल देंगे कि कैसे आप अपनी जो बात कर रहे हैं, जो आप सिचुएशन बता रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे जो है वो इसके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है और डिस्टेंस जीरो नहीं है। तो एग्जाम्पल आप कैसे देंगे, इफ अ बॉय कंप्लीट हिज जर्नी around a circular path then his displacement is zero because starting and ending positions are same। ये बेसिकली रीजन है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो है, कि स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशंस जो है वो सेम है। अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। तो जब पोजीशन ही कोई नहीं चेंज हुई, जहां से उसने मूव किया वहीं पे आके वो दोबारा रुक गया है, तो चेंज इन पोजीशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, चेंज इन पोजीशन जीरो है। स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशंस जो है वो सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बट डिस्टेंस इज टोटल पाथ कवर्ड, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, टोटल पाथ कवर्ड, जितना जितना उसने पाथ कवर किया, जितना वो उसने फासला तय किया, जितना उसने ट्रेवल किया, वो क्या है, डिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं तो उसने ट्रेवल किया है ना, चाहे सर्कुलर ट्रैक में ट्रेवल किया है या स्ट्रेट लाइन में या कुछ भी, तो उसने मूव तो किया है ना, तो उस डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें उस बॉय का डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। सेकेंड सिचुएशन आगे बताएंगे आप, गोइंग टू अ शॉप एंड रिटर्निंग टू योर होम। अब यहाँ पे जो है वो वही बात है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन वाली, कि स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन यहाँ पे सेम है, कि एक वो जो बॉय है वो शॉप तक गया है, अपने घर से शॉप तक गया है, फिर शॉप से अपने घर वापस आया है, तो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन क्या है, होम, अपना घर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे चेंज इन पोजीशन क्या है, जीरो है। यहाँ पे बस पाथ का डिफरेंस है कि पहली सिचुएशन में पाथ क्या था, सर्कुलर था, और यहाँ पे पाथ कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। और अब एग्जाम्पल देंगे, आप समझाएंगे कि अपनी एग्जाम्पल के साथ के कैसे ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है और डिस्टेंस जीरो नहीं है। इफ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज होम टू अ शॉप सच दैट 100 मीटर अवे देन कम्स बैक, यानी एक बॉय जो है वो अपने घर से शॉप तक चलता है, ठीक है, और 100 मीटर जो कि अवे है, 100 मीटर का डिस्टेंस है दरमियान में, तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, पहले वो गया घर से शॉप तक 100 मीटर, फिर शॉप से दोबारा घर वापस आया, फिर 100 मीटर, तो 100 मीटर प्लस 100 मीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। तो ये क्या है, उसका डिस्टेंस, यानी उसने इतना मूव किया है। बट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर द सेम, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। होम, उसने होम से शॉप तक गया, फिर शॉप से होम तक आया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस जहां पे भी सेम होंगी वहां पे चेंज इन पोजीशन नहीं आएगा, और जब चेंज इन पोजीशन नहीं आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। ये दो सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें उस बॉय का डिस्प्लेसमेंट जीरो था लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था, ठीक है, इसमें आपने सिचुएशंस बतानी थी। जब आपको कॉन्सेप्ट होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा गया, अ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग इज रीलिंग इन अ सर्कल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। एक स्टोन का बताया गया है कि स्टोन को स्ट्रिंग के साथ टाई किया हुआ है, यानी एक रस्सी के साथ स्टोन को, यानी पत्थर को एक रस्सी के साथ बांध के उसको सर्कल में घुमाया जा रहा है। तो सर्कल में ना घुमाया जा रहा है, पत्थर को एक रस्सी के साथ बांध के उसको सर्कल में घुमाया जा रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो उसका जो डायरेक्शन क्या बतानी है आपने, वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है, यानी किसी भी पॉइंट पर अगर हम देख लें तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यानी वो कितनी स्पीड से, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, कितना तेजी से मूव कर रहा होगा। यहाँ पे आप इसको समझे क्वेश्चन को, कि एक पत्थर आपने लिया, उसको आपने रस्सी के साथ बांधा, फिर आपने उसको सर्कल में घुमाना शुरू कर दिया, और आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है कि किसी भी पॉइंट पर उस सर्कल के, वो जो सर्कल बन रहा है जिससे आप स्टोन को घुमा रहे हैं और एक सर्कल बन रहा है ना, और उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे जो है, अगर हम देख लें ना, किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, आपने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बतानी है। इसका आंसर क्या होगा, द वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कल एट दैट पॉइंट, मीनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज एट राइट एंगल्स टू द स्ट्रिंग। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, इसको याद कर लें कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल टू द सर्कल,
ठीक है, टेंजेंट होगी, ठीक है, टेंजेंशियल टू द सर्कल होगी। टेंजेंशियल टू द सर्कल एट दैट पॉइंट का क्या मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो राइट एंगल बनाएगी स्ट्रिंग के साथ, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी स्ट्रिंग, यानी वो जो रस्सी जिसके साथ आपने स्टोन को बांधा हुआ है और आप सर्कल में मूव करा रहे हैं, उसके साथ उसका एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको याद कर लें, नोट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और स्लोइंग इट डाउन, यानी कि क्या ये पॉसिबल है कि हम और एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन में लेके आए या उसको एक्सेलरेट करवाएं अगर हम उसकी स्पीड को ना ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ना ही कम कर रहे हैं। अब एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। एक्सेलरेशन का आपको पता होना चाहिए उसकी डेफिनेशन और उसका पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपने नहीं समझा हुआ तो आपको इसकी वीडियोस देखना पड़ेंगी ताकि आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकें। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का चेंज आप देख रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से कितनी चेंज हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज कैसे आता है, वेलोसिटी तब चेंज होती है जब स्पीड चेंज होती है किसी भी बॉडी की या फिर डायरेक्शन चेंज होती है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड ना हम ज्यादा कर रहे हैं ना कम, यानी चेंज नहीं कर रहे हैं, उसकी स्पीड जितनी है उतनी ही है अभी तक, यानी वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करता जा रहा है। तो क्या इस सिचुएशन में हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं? अब ये आपने सारा जो है वो एक लिंक बनाना है। पहले आपको भी ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी चेंज कैसे होती है, हमने वेलोसिटी को चेंज कैसे करना है कि हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सकें। तो वेलोसिटी को चेंज हम इस तरह से करेंगे कि या तो स्पीड चेंज होगी जब बॉडी की, या फिर डायरेक्शन चेंज होगी। अब यहाँ पे केस कौन सा बताया गया कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड बॉडी की वही है जिस स्पीड से वो मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे आप किस तरह से आप प्रोड्यूस करवाएंगे एक्सेलरेशन, उसका आंसर कैसे लिखेंगे, पहले आप यस या नो में आंसर करेंगे कि हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो इसका आंसर क्या है, यस। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस सो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, यानी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है और वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रही, जिस स्पीड से वो मूव कर रही है उसी स्पीड से मूव करती जा रही है। अब बजाहिर तो वेलोसिटी स्पीड चेंज नहीं हो रही तो हमें लगेगा कि वेलोसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन दूसरा केस क्या था कि यहाँ पे अब सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है ना, स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं कर रही। तो जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, वो एक डायरेक्शन में तो नहीं जा रही। तो स्पीड यहाँ पे क्या केस है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाती है, यानी वेलोसिटी का चेंज आ रहा है यहाँ पे। तो जब चेंज इन वेलोसिटी आ गया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये केस आपने बताना था। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन अ कार मूविंग टूवर्ड्स राइट हैव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टूवर्ड्स लेफ्ट? क्या ऐसा हो सकता है कि कार जो है वो राइट की तरफ मूव कर रही है और उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ हो? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, यस, ऐसा हो सकता है। दिस हैपेंस व्हेन द कार इज स्लोइंग डाउन, यानी ये कब होगा कि जब कार जो है वो राइट की तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ है, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आपसे पूछिए कि लेफ्ट की तरफ है, यानी जिस डायरेक्शन में कार जा रही है उसके ऑपोजिट उसका एक्सेलरेशन है। तो ऐसा कब होगा, ऐसा कौन सा केस होगा, दिस हैपेंस व्हेन द कार इज स्लोइंग डाउन, यानी ये तब होगा जब कार की स्पीड कम हो रही होगी, यानी डेसेलरेटिंग के केस में। व्हाइल मूविंग राइट, जब वो राइट की तरफ जा रही है, ठीक है, कार राइट की तरफ मूव कर रही है लेकिन स्पीड जो है वो उसकी स्लो हो रही है, यानी एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब डेसेलरेटिंग, जिसको हम डेसेलरेशन कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन का स्पीड का कम हो जाना। एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑपोजिट टू मोशन, इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में कार जा रही होगी, जैसे लेफ्ट राइट की तरफ जा रही है, तो उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट में। तो इसका आंसर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी मेन पॉइंट जो आपने इस आंसर में लिखना है इस क्वेश्चन के, वो क्या लिखना है कि व्हेन द कार इज स्लोइंग डाउन, तब जबकि कार जो है वो स्लो हो रही होगी, यानी उसकी इसके अंदर डेसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट टू मोशन होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, with the help of daily life examples describe the situations in which acceleration is in the direction of motion। अब यहाँ पे जो है आपको कहा गया है कि आप डेली लाइफ एग्जांपल्स से बताएं, डेली लाइफ की एग्जांपल्स आपने बतानी है और सिचुएशंस आपको दी गई हैं कि ये जो सिचुएशंस आपको दी गई हैं ए बी सी में, ये आपने सिचुएशन बतानी है डेली लाइफ से रिलेट करके, डेली लाइफ में कैसे ये सिचुएशन प्रोड्यूस होती है या फिर कैसे ये सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, पहला ए क्या है, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी आपने अब एक्सेलरेशन
डायरेक्शन ऑफ मोशन में, यानी जिस डायरेक्शन में जो बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होना। ये आप डेली लाइफ की एग्जांपल से हमें बता दें कि कैसे जो है वो बॉडी इस डायरेक्शन मूव कर रही है, एक डायरेक्शन में जैसे राइट की तरफ, तो उसका एक्सेलरेशन भी राइट की तरफ है। इसको आपने डेली लाइफ की एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर क्या है, पहले आप पार्ट ए का आंसर, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन का। अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, जब कार एक स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है। व्हेन यू प्रेस द एक्सेलरेटर पेडल, और जब आप जो एक्सेलरेटर का पेडल होता है, जब आप उसको प्रेस करते हैं, कार की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। हियर द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ कार्स मोशन। यहाँ पे इस सिचुएशन में, डेली लाइफ की इस एग्जांपल में, जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो कार की मोशन की डायरेक्शन होगी, यानी जिस डायरेक्शन में कार की मोशन हो रही है, यानी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट रोड के ऊपर जिस डायरेक्शन में भी कार की मोशन हो रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको आपने इस तरह से याद कर लेना है और समझ लेना है कि एक्सेलरेशन जो है वो कैसे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की जैसी होगी। उसकी क्या डेली लाइफ एग्जांपल होगी, तो इसकी ये डेली लाइफ एग्जांपल है कि जब कार जो है वो स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही होगी। पार्ट बी क्या है, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब आपने बताना है डेली लाइफ एग्जांपल देके कि कैसे एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होगा। पहला जो पार्ट था उसमें आपने बताना था कि एक्सेलरेशन और जो बॉडी की मूवमेंट है या फिर बॉडी की जो मोशन है ना, उन दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक्सेलरेशन की और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये दोनों सेम है। लेकिन दूसरा जो पार्ट बी है उसमें आपने ऐसी डेली लाइफ एग्जांपल देके बताना है कि एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी की जो मोशन है ना, बॉडी की मोशन की जो डायरेक्शन है ना, उसके ऑपोजिट है। इसकी क्या एग्जांपल आप देंगे डेली लाइफ, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स देन द स्पीड ऑफ द कार डिक्रीजेस। जब हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं तो कार की स्पीड जो है वो कम होती है। इन दिस केस द एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट होता है। अब ये पार्ट भी जो है, ऊपर हम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ के आए हैं कि उसमें भी हमें यही सिचुएशन बताई गई कि आप बताएं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो कब ऑपोजिट होगी मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन से, यानी जिस मोशन डायरेक्शन में कार या फिर कोई भी बॉडी मूव कर रही है उसके ऑपोजिट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तब होती है जब कार की स्पीड कम हो रही होती है, तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, यानी डेसेलरेशन जब प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये मेन जो पॉइंट्स है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो आपने क्लियर करना है और याद करना है, तब आपको इसकी समझ आएगी, और कंफ्यूज नहीं होना और इसको आपस में मिक्स नहीं करना। पार्ट सी है, एक्सेलरेशन इज जीरो एंड बॉडी इज इन मोशन। अब आपने एक ऐसी सिचुएशन बतानी है और डेली लाइफ से एग्जांपल देनी है कि एक्सेलरेशन जिसमें जीरो होगा लेकिन बॉडी फिर भी मोशन में होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। यानी हम कहते हैं ना कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है चेंज इन वेलोसिटी से, और वेलोसिटी कैसे चेंज होती है, जब स्पीड चेंज होती है या फिर डायरेक्शन चेंज होती है, दोनों में से कोई एक भी चेंज होगा या दोनों चेंज हो रहे होंगे तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब आपने ये बताना है कि एक्सेलरेशन कब जीरो होगा। एक्सेलरेशन तभी जीरो होगा ना जब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही होगी और स्पीड भी चेंज नहीं हो रही होगी, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। और आपने ऐसी सिचुएशन बतानी है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है लेकिन बॉडी जो है वो मोशन में है। तो इसकी क्या एग्जांपल होगी, इफ द कार इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड विद कांस्टेंट स्पीड, जब कार जो है वो एक स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। अब यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि कार जो है वो स्ट्रेट रोड के ऊपर अगर मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कार की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही। जब स्ट्रेट रोड है बिल्कुल स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में, तो उसकी तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी ना कार की, और विद कांस्टेंट स्पीड तो स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, यानी दोनों चीजों को आपने जब कांस्टेंट कर दिया, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही और स्पीड भी नहीं चेंज हो रही, तो वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, और जब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ही नहीं। इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ द कार डज नॉट चेंज, यानी इस केस में वेलोसिटी जो है, जो कार की वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, सो एक्सेलरेशन इज जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो होगा बट द कार इज इन मोशन, लेकिन कार फिर भी मोशन में है। तो ये सिचुएशंस आपने बतानी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जामिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट एज शोन। अब आपको एक ग्राफ दिया गया है और ग्राफ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया गया है एक मोटरसाइकिलिस्ट का। व्हाट डज दिस ग्राफ टेल अस अबाउट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट। एक ग्राफ देके आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस ग्राफ में स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, यानी आपने स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट उस ग्राफ को देख के बतानी है। ऑल्सो प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और फिर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बताना है कि यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें तो कैसे प्लॉट होगा। आंसर क्या है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन इक्वल एंगल विद टाइम एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है,
कि यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो है मेकिंग एन इक्वल एंगल और इक्वल एंगल बना रहा है टाइम एक्सेस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। दिस शोज दैट द मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो है ये ग्राफ जो है ये क्या शो कर रहा है कि वो जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि वो जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। सिंस स्पीड इज कांस्टेंट, जैसा कि स्पीड अब कांस्टेंट है, हमने ग्राफ से पहले देखा ग्राफ को कि वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जिसकी स्ट्रेट लाइन है और फिर हमें स्ट्रेट लाइन से ये पता चला कि वो जो है इक्वल एंगल बना रहा है और इक्वल एंगल टाइम एक्सेस के साथ बना रहा है, उसकी स्ट्रेट लाइन है। तो हमें यहाँ से ये पता चला है कि स्पीड ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है यानी कांस्टेंट स्पीड। जब स्पीड कांस्टेंट है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन होगी टाइम एक्सिस के पैरेलल। यानी जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो उसमें भी हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है which controls in the car can produce acceleration or deceleration in it। अब आपको जो है एक डेली लाइफ एग्जांपल दी गई है कि आपको जो भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है उसके साथ डेली लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, आपने खुद जो है वो अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल्स बतानी होती हैं। कोई भी सिचुएशंस आपको दी जा सकती है, जैसे ऊपर सिचुएशंस का आपसे पूछा गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक सिचुएशन पूछी गई है कार की, कि कार के अंदर जो कंट्रोल्स होते हैं यानी कि कार की स्पीड को तेज करना या फिर अचानक से ब्रेक लगाना या जो भी, तो वो व्हिच कंट्रोल्स इन द कार, कार के अंदर कौन से ऐसे कंट्रोल्स होते हैं कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं या डेसेलरेशन। डेसेलरेशन का क्या मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी स्पीड को कम करना। एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या है कि जब स्पीड इंक्रीज होती है बॉडी की, डेसेलरेशन तब प्रोड्यूस होता है जब स्पीड डिक्रीज होती है, ठीक है। इन अ कार द एक्सेलरेटर इंक्रीजेस स्पीड एंड प्रोड्यूसेस पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक कार के अंदर एक्सेलरेटर है यानी एक्सेलरेटर क्या काम करता है कि स्पीड को इंक्रीज करता है और जिससे पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब जो चीज मेन पॉइंट आपसे पूछा गया होता है उसको आपने हाईलाइट करके लिखना होता है ताकि चेकर जो है वो फौरन से अपना आंसर देख ले और आपको फुल मार्क्स दे दे। इररेलेवेंट डिटेल आपने नहीं लिखनी होती, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपने बस आंसर टू द पॉइंट लिख देना होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या किया गया था कि डेसेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है कार के अंदर, यानी स्पीड कैसे कम कर सकते हैं। यानी हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल तेज स्पीड के साथ जा रही है और हमने जो है उसकी स्पीड को अगर कम करना है तो हम कैसे करेंगे, व्हाइल द ब्रेक डिक्रीजेस स्पीड, ब्रेक जो है वो स्पीड को डिक्रीज करती है एंड प्रोड्यूसेस डेसेलरेशन, और क्या प्रोड्यूस करती है, डेसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। दूसरा यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया है कि स्टीयरिंग व्हील जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ टू स्टोन्स ऑफ 10 kg and 1 kg आर ड्रॉप फ्रॉम अ 1 किलोमीटर हाई टॉवर, which will hit the ground with greater velocity and which will hit the ground first, neglect the air resistance। पहले सिचुएशन को आप अंडरस्टैंड करें कि आपको क्वेश्चन में क्या सिचुएशन बताई गई है, आपको क्या चीज गिवन दी गई है और क्या चीज बताई गई है कि दो स्टोन्स हैं, एक 10 kg का और दूसरा 1 kg का, और दोनों को हाई टॉवर 1 किलोमीटर हाई टॉवर है एक और वहां से ड्रॉप किया गया है। एक 10 kg का दूसरा 1 kg का, दो स्टोन्स लिए गए हैं, उनको 1 किलोमीटर हाई टॉवर, एक टॉवर है जो कि 1 किलोमीटर हाई है, उसकी हाइट कितनी है 1 किलोमीटर, और वहां से दो स्टोन्स को फेंका गया है 10 kg वाला भी और 1 kg वाला भी। आपने ये बताना है कि उनमें से कौन सा जो स्टोन है वो ग्रेटर वेलोसिटी के साथ हिट करेगा ग्राउंड को, उसकी वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, 10 kg वाले की या 1 kg वाली की। और कौन सा जो है दोनों में स्टोन में से कौन सा ऐसा स्टोन है जो कि पहले आके ग्राउंड पे लगेगा, एक भारी है यानी 10 kg का, दूसरा हल्का है 1 kg का, एक का वेट ज्यादा है दूसरे का कम है, तो कौन सा है जो नीचे आके पहले ग्राउंड को हिट करेगा। आंसर इसका क्या लिखेंगे, बोथ स्टोन्स विल हिट द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी एट द सेम टाइम। दोनों स्टोन्स ग्राउंड को आके सेम वेलोसिटी के साथ हिट करेंगे और सेम टाइम पे हिट करेंगे। पहले आपने ये आंसर कर दिया, ठीक है, कि चाहे जो है स्टोन्स अलग अलग वेट के थे, यानी एक का 10 kg मैच था दूसरे का 1 kg था, दोनों का जो है एक भारी था दूसरा हल्का था, लेकिन दोनों ने एक टाइम पे आके ग्राउंड को हिट किया और एक ही वेलोसिटी के साथ हिट किया। रीजन आपने बतानी है, रीजन आपको असल में ये जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं पहले आपने आंसर करना होता है, फिर साथ में आपने रीजन भी बतानी होती है, आपने अपना पॉइंट भी एक्सप्लेन करना होता है ताकि आपको उन अगले जो चेकर है उसको पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। रीजन क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में हमें सिचुएशन दी गई थी कि निग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, यानी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। अगर एयर रेजिस्टेंस होगी तो फिर
इसका जो है वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। एयर रेजिस्टेंस जो है उसको निग्लेक्ट किया गया। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज सेम फॉर ऑल बॉडीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर masses। यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो सेम होता है सारी बॉडीज के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर masses। का क्या मतलब है कि चाहे एक स्टोन का मास जो है वो 10 kg था, दूसरे का मास 1 kg था, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों स्टोन्स जो है वो सेम टाइम पे नीचे हिट करेंगे ग्राउंड को और सेम वेलोसिटी के साथ हिट करेंगे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस है। ये चीज भी आपने याद रखनी है कि इस क्वेश्चन में आपको ये भी बताया गया साथ कि एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट की गई है यहाँ पे, तो इसीलिए ये दोनों स्टोन सेम वेलोसिटी और सेम टाइम पे हिट करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, 100 ग्राम बॉल इज जस्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड अनदर इज थ्रोन डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड व्हिच विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन, निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक 100 ग्राम की बॉल है जिसको रेस्ट से फेंका गया और दूसरी बॉल है जिसको 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया, यानी दो बॉल्स ली गई हैं, ठीक है, और एक को रेस्ट से फेंका गया और दूसरी को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ फेंका गया। इसका क्या मतलब है कि एक बॉल जो है उसको रेस्ट से फेंकने का ये मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, यानी जिस वेलोसिटी से जिस स्पीड के साथ उसको फेंका गया है वो क्या है, जीरो से बिल्कुल फेंका गया, और दूसरी जो है उसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ फेंका गया। तो चेंज है दोनों में सिचुएशन, व्हिच विल हैव ग्रेटर एक्सेलरेशन। और आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि इन दोनों में एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, यानी एक उस बॉल का ज्यादा होगा जिसको हमने बिल्कुल 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड या वेलोसिटी के साथ भेजा है, या फिर उस बॉल का ज्यादा होगा जिसको हमने 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ फेंका है। आंसर क्या है, बोथ बॉल्स विल हैव द सेम एक्सेलरेशन, दोनों बॉल्स का एक्सेलरेशन सेम होगा। रीजन आपने बतानी है, रीजन की हेडिंग देके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। पिछले क्वेश्चन में भी एक सिचुएशन आपको ये बताई गई थी कि मैसेज जो है वो बॉल्स के या बॉडीज के मैसेज जो है वो चेंज करके आपको ये पूछा गया था कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी और कौन सा पहले पहुंचेगा ग्राउंड पे। और यहाँ पे जो है वो दो बॉल्स ली गई हैं और एक बॉल को रेस्ट से फेंका गया, दूसरी बॉल को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ फेंका गया, और आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है कि एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा। तो इसका रीजन ये है कि एक्सेलरेशन दोनों बॉल्स का सेम होने की रीजन ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट होता है सारी बॉडीज के लिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, चाहे उन्हें रेस्ट से फेंका जाए या फिर इनिशियल स्पीड के साथ फेंका जाए। बिल्कुल रेस्ट से फेंकने का मतलब ये है कि उससे बिल्कुल 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी या स्पीड के साथ फेंका जा रहा है, और इनिशियल स्पीड के साथ फेंकने का मतलब ये है कि उसको कुछ स्पीड या वेलोसिटी दे के फेंका जा रहा है, जैसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है वेलोसिटी दी गई है एक बॉल को और उसे फेंका गया है। लेकिन फिर भी उन दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, वो इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट होता है तमाम बॉडीज के लिए। लेकिन सिचुएशंस आपने याद रखनी है कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया गया, लास्ट क्वेश्चन में भी एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया गया था। ये थे आपके पास चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इंशाल्लाह आगे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रह गए हैं, उनको भी अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।